देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी का खुद का कर्नाटक मॉडल हो गया पूरी तरीके से तैयार। भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री के पार्टी से कांग्रेस के पक्ष में करवाया गया दोस्तों वोट। बताएंगे एक दो नहीं बल्कि 12 विधायकों से कराया गया कांग्रेस के पक्ष में वोट, जिसे लेकर पूरी तरीके से बीजेपी वाले शॉक्ड हो गए हैं दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और कौन सा ये कांग्रेस के नेता है जिन्होंने कर दिया इतना बड़ा गेम और राहुल गांधी के फैसले को सही साबित कर दिया दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब झारखंड के बवाल को लेकर पार्टी के प्रभारी की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है दोस्तों, जिसे लेकर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है। बताएंगे कौन सी पार्टी के साथ नाता तोड़ने का समीकरण बन चुका है दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नए पीढ़ी के नेता यानी राहुल गांधी की उम्र के नेता, उनके साथ वाले नेता ही कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से अकल्पनीय ताकत बनाकर उभार सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आखिरकार पहले अपने परीक्षा के अंदर ही पास हो गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही थी वो ये इस बात को लेकर कि आखिर विधायक उनके साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे दोस्तों। और आखिरकार कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा सिद्धरमैया की जगह डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी गई और सिद्धरमैया पूरी तरीके से पार्टी के साथ खड़े रहे दोस्तों, और इस कारण से कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत नजर आई और आखिरकार डीके शिव कुमार ने भी अपने आप को साबित कर दिया दोस्तों। यानी विधायकों के नंबर की बात करें तो डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के विधायकों की संख्या से लगभग 12 और विधायक एक्स्ट्रा लेकर आ गए दोस्तों, और ये 12 के 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर से जुड़े हुए हैं दोस्तों। यानी बीते दिन हुआ ये कि कर्नाटक के अंदर एमएलसी के चुनाव करवाए गए दोस्तों, जहां पर 7 सीटों को लेकर वोट कराए जाने वाले थे, लेकिन 8 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए, जिसमें एक सीट पर कांग्रेस पार्टी और जनता दल सेकुलर यानी एचडी कुमारस्वामी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला हो गया दोस्तों, और कुमारस्वामी को बुरी तरीके से हरा दिया डीके शिव कुमार ने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीती दोस्तों, जबकि डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 5 की 5 सीटें जीत ली, और जिस सीट पर मुकाबला हुआ दोस्तों उस सीट पर 82 वोट मिलने वाले थे एनडीए गठबंधन को, यानी 62 बीजेपी के थे, 2 दूसरे सहयोगी का वोट था और बाकी 18 जेडीएस के उम्मीदवार को मिलने वाले थे उनके खुद के वोट, तो टोटल मिलाकर 82 वोट मिलने वाले थे दोस्तों। लेकिन जो लास्ट में वोट डाला गया जेडीएस के उम्मीदवार को वो केवल 70 वोट डाला गया दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी को 140 वोट मिलने वाले थे, लेकिन आंकड़ा बढ़कर 152 तक पहुंच गया दोस्तों। इसका मतलब कम से कम 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और बाकी 8 विधायकों ने जेडीएस से कांग्रेस पार्टी के नेता का समर्थन किया दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ आकर खड़े हो गए, और जो फाइनल रिजल्ट आया दोस्तों उसमें जनता दल सेकुलर के साथ और बीजेपी के 4 लोगों ने पलटी मारा और एक अदर्स ने पलटी मारकर कांग्रेस पार्टी को जीत सुनिश्चित कर दिया दोस्तों। बड़ी बात यह है कि 12 विधायक तोड़कर कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार ने बता दिया कि कर्नाटक की राजनीति का वो अपने आप में धुरंधर है और बड़े बड़े सूरमा उनके सामने पानी मांगते हैं दोस्तों। और अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो उनके सामने इन लोगों का टिक पाना भी असंभव है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि सबको पता था कि जेडीएस पार्टी को ही कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को आगे कर रही है, क्योंकि वो का लीगा समुदाय के लिए अभी तक केवल एक ही पार्टी थी और वो जनता दल सेकुलर पार्टी थी दोस्तों। लेकिन अब जनता दल सेकुलर जिस वोट बैंक के इर्द गिर्द चलती थी वो का लीगा समुदाय के वोट बैंक के इर्द गिर्द अब वो कांग्रेस पार्टी की तरफ वो का लीगा समुदाय घूम रहा है दोस्तों, क्योंकि वो का लीगा समुदाय को अपना खुद का नेता डीके शिव कुमार में मिल गया है। जब खुद ही डीके शिव कुमार जो वो का लीगा समुदाय से आते हैं और मुख्यमंत्री है, तो वो का लीगा समुदाय एचडी कुमारस्वामी को वोट देने की जगह डीके शिव कुमार को वोट क्यों नहीं देगा। और ये जवाब एकदम स्पष्ट होने लगा है दोस्तों, क्योंकि वोकल लीगा समुदाय से आने वाले 7 के 7 विधायक जेडीएस से पलटी मारकर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब डीके शिव कुमार कर्नाटक के अंदर स्थापित नेता बन गए हैं, और वोकल लीगा समुदाय अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ इसी तरीके से आता रहा जैसे उनके प्रतिनिधि आए हैं, उनके विधायक आए हैं, तो एचडी कुमारस्वामी की पार्टी हमेशा हमेशा के लिए स्वाहा हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी एचडी कुमारस्वामी के सारे वोट अपने साथ में ले आएगी दोस्तों। और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगले 2-4 दशक तक सरकार में आने का सपना बनाकर केवल येदियुरप्पा और उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाते रह जाएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट थे जो कांग्रेस पार्टी को अब हर राज्य के अंदर करना चाहिए, चाहे सचिन पायलट को आगे करने का मामला हो, या फिर जीतू पटवारी को आगे करने का मामला हो, या फिर बिहार के अंदर कन्हैया कुमार को आगे करने का, अब सेकंड लाइन की लीडरशिप को आगे करने का टाइम आ चुका है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
बीते दिन इंडिया गठबंधन के लिए झारखंड में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के अंदर राज्यसभा चुनाव के अंदर एनडीए के प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनाव जीत गया दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए और कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 20 वोट मिले दोस्तों, और 20 वोट में 16 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपने प्रत्याशी को वोट डाला दोस्तों। बाकी 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया और केवल 2 ही पार्टी का समर्थन मिला। बाकी जो 6 वोट और मिलने वाले थे, जिसमें 4 आरजेडी के वोट थे दोस्तों और 2 सीपीआई माले के वोट थे, दोनों के विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा कर दिया दोस्तों, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार प्रणव झा को झारखंड के अंदर चुनाव नहीं जितवा पाई। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क रहा है दोस्तों। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबानी के बेटे की शादी समारोह से ही स्पष्ट हो गया था कि कौन कौन उनके पे रोल पर राजनीति कर रहा है, यानी उनके पैसे पर राजनीति कर रहा है। राज्यसभा चुनाव में बिकना तो एक छोटी किस्त है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के जो झारखंड के अंदर प्रभारी है दोस्तों के राजू, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया। के राजू कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को केवल 20 वोट मिला, जिसमें 4 वोट हमको जेएमएम का मिला, जिसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और बाकी 16 वोट कांग्रेस के सारे विधायकों का हमको मिला। बाकी हमको 2 वोट सीपीआई माले का नहीं मिला और 4 वोट आरजेडी का नहीं मिला, जिसमें आरजेडी का एक मंत्री भी है जिसने हमको वोट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजों से गठबंधन पर फर्क जरूर पड़ता है और देखिए आने वाले दिनों के अंदर होता क्या है। उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो कांग्रेस आला कमान को इस बारे में सब कुछ बताएंगे दोस्तों, और हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने का जल्द फैसला ले लिया जाए, क्योंकि बिहार के अंदर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसा नेता होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को आरजेडी के साथ रहना पड़ रहा है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि लालू यादव जी के टाइम की आरजेडी और अभी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी की आरजेडी पर कोई कंट्रोल नहीं है तेजस्वी यादव का, और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को फायदे से ज्यादा नुकसान है आरजेडी के साथ रहकर। इसीलिए पार्टी को नए विकल्प तलाशने चाहिए, चिराग पासवान से बात करनी चाहिए और जनसुराज पार्टी के साथ भी आने का अगर मौका मिले तो उनको भी साथ में लेकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अगर तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे तो बिहार की जनता भी समर्थन करने के लिए तैयार है, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आरजेडी के इतिहास को बीजेपी बार बार जोर जोर से बुलाकर प्रचार करती है दोस्तों, यानी जंगल राज बोलती है, इसका जवाब आरजेडी या गठबंधन या किसी सहयोगी के पास नहीं है। इसीलिए आम जनता के मन में कहीं ना कहीं जंगल राज को लेकर तो एक भ्रम है ही दोस्तों, जिस कारण से गठबंधन के सभी लोगों को नुकसान होता है। और इसीलिए अब तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से दूर देखने का टाइम आ चुका है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस को लेकर सवाल उठाकर पूरी तरीके से बीजेपी वालों को बैकफुट पर धकेल रखा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब दलित समाज को लेकर जो आरएसएस की मानसिकता है, जो भाजपा की मानसिकता है दोस्तों, वो खुलकर सबके सामने आ गई है। आपको बता दें कि अब जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के द्वारा आरएसएस से ये पूछे जाने पर कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कहां पर है, कहां पर आरएसएस ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और सरकार को कितना टैक्स देते हैं, कितना दान मिलता है, ये सारे जो सवाल पूछे गए हैं, इस पर दोस्तों प्रियंक खड़गे को लेकर विवादित बयान देते हुए उनकी दलित पहचान को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि प्रियंक खड़गे के सवालों पर जब मीडिया ने भाजपा के लोकसभा के सांसद से सवाल पूछा तो लोकसभा के बीजेपी के सांसद रमेश जिगाजिनागी की ओर से एक बयान दिया गया दोस्तों। जिगाजिनागी कहते हैं कि आखिर आरएसएस से दलित समाज के लोगों का क्या मतलब है, यानी एक दलित का आरएसएस से क्या मतलब है, एक दलित को आरएसएस की क्या जरूरत है दोस्तों। यानी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस टोन में इस्तेमाल किया गया, उससे साफ तौर पर दलित समाज के प्रति हीन भावना प्रकट करते हुए भाजपा के सांसद अपनी मानसिकता जाहिर की है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने जवाब दिया दोस्तों। प्रियंक खड़गे कहते हैं कि मुझे इस बात की निराशा है कि दलित समाज से होने के बावजूद रमेश जिगजानगी को आरएसएस के परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया क्या, ये सवाल पूछते उन्होंने कहा कि क्या यह एक चेतावनी है कि दलितों को आरएसएस में शामिल नहीं होना चाहिए, जो ऊंच नीच की कट्टर विचारधारा में विश्वास रखते हैं। क्या यह एक व्यंग्य है जो मुझे बताता है कि एक दलित होने के नाते आपको आरएसएस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका गठन समाज में श्रेष्ठ मानसिकता वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया है। आगे वो कहते हैं कि क्या यह इस बात की निराशा है कि दलित आरएसएस जैसी व्यवस्था को संविधान के मार्ग पर नहीं ला सकते। आगे सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या यह इस बात की निराशा है कि रमेश जिगजानगी उन्होंने ये चेतावनी दी है कि आरएसएस तंत्र में जाने वाला कोई नहीं बचा। यह बात आरएसएस के डर से कही या मुझे डराने के लिए उन्होंने ये बात कही है। इस धमकी के पीछे क्या कारण है? कोई जिन्होंने सवाल खड़ा किया आरएसएस पर नहीं बचा, ऐसा धमकी देकर ये मुझे क्या डराना चाहते हैं कि आरएसएस वाले एक आतंकवादी संगठन चलाते हैं क्या? यह सवाल उठाने वाले को मार डाल
बोलते हैं रमेश जिग जानगी, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का अनुयायी हूँ और प्रश्न पूछने का साहस और तर्क शक्ति उन्हीं से मुझे मिली है। बाबा साहेब में विश्वास रखने वाले भय नहीं रखते, यानी डर नहीं रखते। मैं संविधान की शरण के अंदर हूँ और मुझे उन लोगों से डरने का कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं की है। मैं नैतिकता से डरता हूँ, धमकियों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे खून में अंबेडकर जी का अंश है। यानी कहे दोस्तों तो सवाल पूछा जा रहा है कि आरएसएस वालों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, और आम सवाल पूछे जा रहे हैं जो सारे संगठन से पूछे जाने चाहिए, लेकिन जवाब में कहा जा रहा है कि आरएसएस से जो भिड़ा है आज तक नहीं बचा, और इस तरीके से धमकीबाजी चल रही है। और इसी पर प्रियांक खड़गे की तरफ से निशाना साधा गया। और उससे बड़ी बात यह है कि दलित समाज का व्यक्ति भी आरएसएस पर सवाल पूछेगा क्या, इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं अपनी दलित विरोधी मानसिकता को बीजेपी के नेता जग जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि एक जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। शर्म की बात यह है कि आज उस पोस्ट पर एक अपने आप को व्यक्ति जो स्वयंभू चाणक्य है वो पोस्ट पर बैठा हुआ है और तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहा है। अमित शाह एनडीए को नेशनल डिफेक्टर्स अलायंस बनाने पर आमादा हो गए हैं। दरअसल दोस्तों झारखंड के मामले को लेकर कांग्रेस के नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह स्पष्ट रूप से एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को अब नेशनल डिफेक्टर्स अलायंस बनाने पर आमादा हो गए हैं। इसका कारण यह है कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में भारी अपमान का सामना इनको करना पड़ा था। उनका कहना है कि विपक्ष की एकजुटता से यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। इसके बाद से एनडीए गठबंधन का आंकड़ा बढ़ाने के लिए ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चाहे टीएमसी तोड़ना हो, आम आदमी पार्टी तोड़ना हो, और अभी रिसेंट के अंदर शिवसेना यूबीटी में सेंधमारी का मामला हो। इससे पता चलता है कि ये लोग डिफेक्टर्स यानी दूसरी पार्टी से विधायकों को पकड़ पकड़ कर अपने साथ में लेकर आ रहे हैं ताकि ये लोग अपना आंकड़ा बढ़ा सके, राज्यसभा की सीटें और लोकसभा के सांसद को लाकर भी आंकड़ा बढ़ा सके। ऐसे में कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये खुलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। साथ ही साथ दोस्तों झारखंड के अंदर राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो कुछ भी हुआ उस पर मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। दोस्तों इरफान अंसारी कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बीजेपी ने आज फिर इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है और रिश्ते, भावनाएं, सिद्धांत और लोकतांत्रिक मर्यादा सब कुछ धन बल के आगे छोटा पड़ता हुआ दिखाई दिया। ये कैसी जीत है जहां विश्वास हार जाए और रुपया जीत जाए। फिर भी लोकतंत्र की परंपरा का सम्मान करते हुए विजयी पक्ष को बधाई देता हूं। भरे मन से बधाई, जीत आपकी हुई है, लेकिन कई सवाल लोकतंत्र के सामने खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी ने जिस व्यक्ति को समर्थन किया था वो अंबानी का करीबी व्यक्ति है और कई बार चुनाव लड़ा है और चुनाव भी निर्दलीय लड़कर जीत गए हैं। और निर्दलीय को कोई ऐसा ही वोट नहीं देता, और कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है वो भी अच्छे खासे पैसे वाला है यानी धन्ना सेठ है। दोस्तों तो आप लोग जानते हैं कि वोट उसके पक्ष में कैसे पड़ा होगा, और इरफान अंसारी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के लोकतंत्र का एकदम मजाक बनाकर रखा हुआ है दोस्तों, और बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि कर्नाटका के अंदर भी तो भाजपा के 11 विधायकों ने पलटकर वोट डाला है, यानी दूसरी तरफ वोट डाला है, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी कोई उद्योगपति लेकर नहीं आई थी वोट तोड़ने के लिए, विधायकों को तोड़ने के लिए। भाजपा से नाराज और जेडीएस से नाराज विधायक ही अपने आप में पलटी मारकर कांग्रेस के साथ गए हैं। ये संगठन के मतभेद के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ झारखंड का जो मामला है दोस्तों वो खुलेआम पैसे का मामला है, और इरफान अंसारी इसी ओर संकेत कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि सीधे सीधे बोल रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। साथ ही साथ 2027 के पंजाब चुनाव में एक बड़ा मोड़ तब आता है दोस्तों जब अकाल तख्त की ओर से ये कहा जाता है कि अकाल तख्त ने उस वीडियो क्लिप को जांच करवाया, यानी फोरेंसिक में जांच करवाया, जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बेअदबी कर रहे हैं, यानी सिख पंथ से जुड़े चिन्हों का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो सवाल खड़े किए गए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर, उसमें साफ तौर पर बोला गया कि जो अकाल तख्त है और जहाँ पर राजनीतिक नियुक्तियां हो रखी है ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के खिलाफ आदेश जानबूझकर जारी कर रहे हैं ताकि एक पार्टी को फायदा मिल सके। यानी इशारा किया जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो ताकत है उसका इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के खिलाफ यह साजिश रच रही है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों ने भी लैब टेस्ट करवाया है और पाया है कि ये लैब टेस्ट में वीडियो एकदम गलत था, यानी एआई वीडियो था, और ये वीडियो जानबूझकर अकाली दल और उससे जुड़े हुए लोग सही बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि धर्म दोषी बताया जाए भगवंत मान को और उनको सजा दी जाए। एक तरीके से सिख पंथ का विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी संख्या में पंथी वोटर आम आदमी पार्टी से अलग हो जाएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा और यही एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
कुछ एक नेता है जो ममता बनर्जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं दोस्तों, उसमें एक नाम कल्याण बनर्जी का भी है। ऐसे में कल्याण बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के सचिव को लेटर लिखा है दोस्तों। इस लेटर में उन्होंने कहा कि महोदय, आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैं सोवन देव चटर्जी बनाम अध्यक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा मामले यानी WUPO में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें विपक्ष के नेता की मान्यता को चुनौती दी जा रही है। और केस का नंबर देते उन्होंने कहा कि याचिका में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के संबंध में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव का कार्यव्रत संकलन किया गया है। एक विधायक ने राज्य विधानसभा सचिव से आरोप लगाया कि कुछ विधायकों के हस्ताक्षर जाली हैं। इसी आधार पर उक्त सचिव ने हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला शुरू किया गया और जांच CID को सौंप दिया गया। मैंने माननीय न्यायमूर्ति कृष्णा राव के समक्ष 3 दिनों तक इस मामले पर बहस की और आज आदेश पारित किया गया। इससे पहले मैं आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका में उपस्थित हुआ था, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने माननीय न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के समक्ष CRPC की धारा 160 के तहत नोटिस को चुनौती दी थी। दोस्तों आज कुछ मिनट पहले पार्थ भट्टाचार्य ने, जिन्होंने स्वयं को CID अधिकारी बताया, मेरे मोबाइल पर कॉल किया और उक्त आपराधिक मामले के संबंध में मुझसे पूछताछ करने की अनुमति मांगी। पुलिस किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से जो आपराधिक मामले में पैरवी कर रहे हो कैसे पूछताछ कर सकती है? एक वरिष्ठ अधिवक्ता बार एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते मैं इस मामले को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ताकि यदि आप एक अधिवक्ता की गरिमा, सम्मान और विशेष अधिकार की रक्षा के लिए उचित और उपयुक्त समझे तो अवश्य कोई कार्रवाई करे। कुल मिलाकर दोस्तों इनको भी अब नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और इसी बात की चर्चा करते हुए इन्होंने बार काउंसिल के सचिव को सारी जानकारी दी है कि कैसे एक वकील को परेशान किया जा रहा है। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई की जाती है दोस्तों। इसी के साथ में बीते दिन उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई जाती है दोस्तों, 3 लाइन का व्हिप जारी किया जाता है। साफ तौर पर कहा जाता है कि इस बैठक में तो आना ही आना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन जो बागी सांसद है वो क्यों आएंगे? और ये बात एकदम सही हो गया है, साबित हो गया है कि ये बागी जो सांसद है ये बागी नहीं है बल्कि बिक चुके बागी लोग हो चुके हैं। और इसीलिए ये सांसद ही तो जीते हैं शिवसेना UBT के समर्थन से, लेकिन ये लोग समर्थन भाजपा का कर रहे हैं दोस्तों। ये जो संसदीय दल की बैठक बुलाई गई उसमें 3 लोकसभा के सांसद पहुंचे, बाकी जो थे वो नदारत है। मीटिंग में अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ मौजूद थे। अनुपस्थित सांसदों की पूरी लिस्ट सामने है दोस्तों, जिन सबको बीजेपी की सरकार ने Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है। यानी कहने का मतलब कि ये सबके सब लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ चुके हैं दोस्तों। बैठक में पहुंचे सांसद में अनिल देसाई, अरविंद सावंत जो लोकसभा के सांसद है और राजा भाऊ वाजे मौजूद थे। बाकी राज्यसभा के एक सांसद संजय राउत आए हुए थे। बाकी जितने भी थे लोकसभा के और सांसद दोस्तों ये सबके सब उपस्थित नहीं थे, जिसमें संजय देशमुख, संजय यादव और नागेश पाटिल, भाऊ साहेब वाकचौरे के साथ साथ ओम राजे निबालकर और संजय दीना पाटिल मौजूद है। तो ये सब के सब लोग हैं जो कहीं ना कहीं बगावत कर चुके हैं। और क्योंकि Y कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई है तो कह सकते हैं कि अब ये बात स्थापित हो गई है कि सब लोग पलट चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद की एक तस्वीर वायरल हो रही है दोस्तों, जिसमें किसी शो में वो गए हुए थे और जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, कपड़े के नीचे उन्होंने जो जूता या जूते के टाइप का चप्पल पहना हुआ था दोस्तों। जब इस बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये जो उन्होंने डॉक्टर मार्टिन के जूते पहने हुए हैं ये गाय के बछड़े की खाल से बनाया जाता है एक तरीके से। ऐसे लेदर वाले जूते पहनकर बीजेपी के नेता लेदर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। और यही भाजपा के लोग अपने आप को गौरक्षक बताते हैं। और हकीकत यह है कि कपड़े और सामान ऐसे ऐसे पहनते हैं दोस्तों जिसे गौ वंश के खिलाफ वाले सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। और यहाँ पर ये लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं दोस्तों, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा। और ऐसा एक दो नहीं, बीजेपी के दर्जनों नेता है दोस्तों जो जमकर पैसा ऐसे सामानों में उड़ाते हैं जो सीधे तौर पर भारत के अंदर खुलकर लिखा है कि वो प्योर लेदर से बना हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि प्योर लेदर कैसे बनता है। तो ऐसे अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए इन लोगों से दोस्तों जो अपने आप को गौरक्षक बताते हैं, लेकिन इनकी हकीकत ये है दोस्तों कि ये लोग बूचड़खाने उससे जुड़े हुए उद्योगों का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ बिहार के अंदर रोशन आनंद और खान सर के बीच में जारी विवाद अब राजनीतिक मोड़ भी ले रहा है दोस्तों। रोशन आनंद ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पटना के अंदर मुलाकात की है दोस्तों। संजय झा से मुलाकात को लेकर जो अपडेट है वो ये कि बिहार के टीचर रोशन आनंद ने बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक संजय झा से मुलाकात की है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और बिहार में संजय झा से ताकतवर जेडीयू का कोई नेता नहीं है। उन्हीं के बारे में आनंद मोहन सिंह ने कहा था कि अपने दम पर वार्ड मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाए, वो नीतीश कुमार के आश्वस्त होने पर 10,000 करोड़ के मालिक हो गए। लेकिन घूम फिर कर बात यह है दोस्तों कि जनता दल यूनाइटेड को जो कंट्रोल करते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए रोशन आनंद पहुंचे हैं। तो एक तरीके से खान सर और रोशन आनंद के बीच में जारी विवाद इतनी जल्दी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर अब तो एक व्यक्ति के जान जाने का मामला भी सामने आ रहा है, जिसे लेकर लगातार जांच पड़ताल की मांग की जा रही है और गिरफ्तारी की मांग भी लगातार की जा रही है। यानी पूरी तरीके से दो कोचिंग इंडस्ट्री के दिग्गज आपस में भिड़े पड़े हैं, जिसे छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों और पूरी राजनीति चल रही है। साथ ही साथ
कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिले जोरदार तरीके के समर्थन को लेकर राहुल गांधी ने युवा लोगों का पूरी तरीके से अभिवादन किया। दोस्तों राहुल गांधी ने बीते दिन एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि यकीन मानिए कल हमने मिलकर इतिहास की शुरुआत की है। हजारों छात्र मैदान में थे, लाखों लोगों ने ऑनलाइन देखा और देश को पहली बार खुलकर छात्रों के बारे में, शिक्षा के बारे में चर्चा का मौका मिला। शिक्षा के नाम पर कितनी बड़ी वसूली चल रही है इस बारे में भी देश ने जाना दोस्तों, और देश को एक चर्चा करने का मौका मिला। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। कोटा में जो लॉ जलाई गई है अब वो देश के अंदर बदलाव की मशाल बनेगी और इस सफर में आप लोगों की जगह भी पूरी तरीके से तय है। आपने अपने सुझाव को हमको भेजना है, यानी राहुल गांधी की तरफ से छात्रों की गूंज नाम से छात्रों को मौका दिया जा रहा है जो अपनी बातें राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं। अपने सपनों के बारे में और शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं सब कुछ बता सकते हैं। राहुल गांधी की वेबसाइट यानी rahulgandhi.com पर जाकर सेव एजुकेशन सेव योर फ्यूचर नाम से एक पोर्टल है जहां पर जाकर अपने बारे में, अपने इमेजिनेशन के बारे में बता सकते हैं। तो ये छात्रों से बोला जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा दोस्तों, यानी आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे छात्रों से पूछकर ही उठाएंगे और ये बात एकदम सही है। ऐसा ही होना चाहिए। नेताओं को आम जनता के मुद्दे उठाने चाहिए और वो भी आम जनता से पूछकर। ये सही दिशा में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जा रहे हैं दोस्तों, सही डायरेक्शन चुना गया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर पलटवार किया है। राजभर अफवाह मंत्री हैं, अफवाह फैलाना उनका काम है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने राजभर को लेकर बयान देते हुए कहा कि ओपी राजभर अफवाह फैलाने के सिवा और करते क्या है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जो बताया जा सकता है। वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत देना चाहिए।